हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जितना ज्यादा विस्कस उतना जेली लाइक फीचर आना स्टार्ट हो जाएगा। जितना कम विस्कस उतना फ्लोइंग टेंडेंसी रहेगा। और हमारे इम्यून सिस्टम के जो मेन पुलिस, मेन आर्मी, मेन मिलिट्री है बच्चों, वो है हमारे ल्यूकोसाइट। दोनों के खून में एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है, तो कुछ मिसमैच नहीं हुआ। जो हमारा कोगुलम है वो बन जाएगा, क्लॉट बन जाएगा। ठीक है, यहां से फिर से 10% जो इन्होंने प्लाज्मा खोया है उसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सब अच्छे हो, आप सब स्वस्थ हो, आप सब खुश हो और आप सब बच्चों एकदम मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो। बच्चों मैं हूं आपका जूलॉजी का मास्टर टीचर वेंकी सर और आप सबका स्वागत करता हूं बच्चों हमारे ये प्यारे से छोटे से हैबिटेट में जिसका नाम है नीटेक्स, जहां पे हम स्पेशली केटर करते हैं हमारे 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। ऑलराइट, और बच्चों हम लोगों ने एक सीरीज आपके लिए लाया था जिसका नाम था 11th रिवीजन स्कूल सीरीज। ठीक है, जहां पे हम लोग आपके एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके जो अप्रोचिंग स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां से बच्चों हम लोगों ने आपके लिए रिवीजन का सीरीज लाया था ताकि 11th में आप जब स्कूल के एग्जाम्स आ रहे हो तो आपको एक क्विक और कंसाइज मैनर में हम ये पूरे जो टॉपिक्स है इसको रिवाइज करवा दे। राइट, तो बच्चों इसी को एज अ एम रख के बच्चों हम लोगों ने 3 चैप्टर्स ऑलरेडी जूलॉजी में पढ़ लिए हैं। दैट इज हम लोग ने एनिमल किंगडम पढ़ लिया है बच्चों, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉग देख लिया है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप टिश्यूज और कॉकरोच भी करा दीजिए। बिल्कुल बच्चों, एक बार स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारे चैप्टर्स करा दूं, एंड में मैं टिश्यूज और कॉकरोच भी करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, और बच्चों ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हम लोग ने लास्ट सेशन में कंप्लीट कर लिया था। तो इस सेशन में बच्चों मैं आपके लिए लाया हूं एक नया चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। बहुत सारे बच्चे जिनसे मैं बात करता हूं कि जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों से जब मैं बात करता हूं 11th स्टैंडर्ड के स्टेज में ही, बहुत सारे बच्चों की इच्छा रहती है कि वो जब डॉक्टर भी बने तो वो एक कार्डियोलॉजिस्ट बने। तो बच्चों ऐसा समझ लीजिए, अगर आपका भी गोल कार्डियोलॉजिस्ट बनना है तो आपका जर्नी बच्चों आज से ही स्टार्ट होने वाला है। कैसे स्टार्ट होने वाला है? बाय स्टडिंग अबाउट बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन एंड द ह्यूमन हार्ट। वो कैसे काम करता है, उसका एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी और पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग डिटेल्स इस चैप्टर में देखने वाले। ठीक है, आज के गोल्स हमारे कुछ ज्यादा बड़े बड़े नहीं है बच्चों, 2 ही छोटे से प्यारे प्यारे गोल्स है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे आज के सेशन का बच्चों गोल ये रहेगा कि हमें ब्लड पढ़ना है और हमें लिम्फ पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है बच्चों? हमें ब्लड और लिम्फ पढ़ना है। 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे गोल्स है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों पहला टॉपिक आज के लिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आप सब रेडी हो। जैसे कि मैंने बोला है बच्चों, अगर आप ये टॉपिक्स के नोट्स बने हुए हैं तो आप लोग अपने नोट्स के साथ, अपने एनसीईआरटी के साथ बैठ जाए, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा या कुछ अलग लगा तो आप लोग बच्चों उसको अपने नोट्स में इंकलकेट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। लेकिन बच्चों अगर आपके नोट्स नहीं बने हैं तो इन सेशन के माध्यम से आप अपने नोट्स भी कंप्लीटली बनवा सकते हैं। ठीक है, पूरे बना सकते हैं, साथ ही साथ पढ़ते पढ़ते बच्चों आप लोग अपने नोट्स भी बना सकते हैं इसके साथ। राइट, चलिए बच्चों, ब्लड के बारे में हमें पहले पढ़ना है। ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स, ब्लड ग्रुप और कोआगुलेशन ऑफ ब्लड नाम के 3 बड़े बड़े टॉपिक्स है। आज का सेशन थोड़ा लेंदी होगा बच्चों, कंसिडरिंग कि बच्चों थोड़े बड़े एम्स रखे हैं जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सब टॉपिक्स आते हैं। तो ब्लड के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं बच्चों, जैसे कि कोआगुलेशन आ गया, ब्लड ग्रुपिंग आ गया, ब्लड के कंपोनेंट्स आ गए, वही बहुत सारे पार्ट्स में टूट जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा लंबा रहेगा बच्चों आज का सेशन। राइट, तो बट डोंट वरी अबाउट इट बच्चों, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आपका कंसेप्ट भी बिल्ड करेंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको इस चैप्टर से ध्यान में रखना है उनको भी कवर कर लेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ने से पहले और ब्लड के बारे में समझने से पहले बच्चों मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है और उसके मेन गोल्स क्या होते हैं। अब बच्चों ऑर्गेनिज्म को ना बहुत सारे अलग अलग रीजंस के कारण एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो उनके बॉडी में चीजों को ट्रांसपोर्ट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है हमारे बॉडी में, वो ट्रांसपोर्ट करने का हमें कोई ना कोई माध्यम चाहिए। बच्चों हमारे बॉडी, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के बॉडी होते हैं, उसमें इतने सारे सेल्स होते हैं कि एक सेल दूसरे सेल के साथ मिलके काम करने के लिए कुछ कुछ चीजें रिलीज करता है ताकि वो लोग एक दूसरे के साथ बात कर पाए। तो एक सेल से दूसरे सेल्स को केमिकल कंपोनेंट और मैसेंजर्स को पहुंचाने के लिए,
बॉडी के अंदर से कचरा और ये सारी चीजों को एलिमिनेट करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वी रिक्वायर सिस्टम विच इज कॉल्ड एज द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बच्चों सवाल ये आएगा, क्या सारे जानवर सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाते हैं? नॉट एग्जैक्टली बच्चों, लेकिन सर्कुलेशन का कोई ना कोई तरीका सारे जानवरों ने ही ढूंढ लिया है। जैसे कि मैं अगर सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म की बात करूं बच्चों, फॉर एग्जांपल पॉरीफेरा और निडेरिया अपने अराउंड जो पानी प्रेजेंट है उसी को अपने बॉडी और वातावरण में ऐसे सर्कुलेट करते रहते हैं। तो वो पानी के थ्रू ही बच्चों खाना ढूंढ लेते हैं, ऑक्सीजन ढूंढ लेते हैं। तो पानी के सर्कुलेशन से ही उनके बॉडी के सर्कुलेशन नीड पूरे हो रहे। ठीक है, सो सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों, सिंपलेस्ट सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग को प्रिमिटिव जानवर में मिले थे। ठीक है, सो प्रिमिटिव एनिमल्स जो थे ना बच्चों हमारे, ठीक है, प्रिमिटिव एनिमल्स जैसे कि कौन बच्चों, जैसे कि पॉरीफेरा। ठीक है, बहुत मोटा मोटा लिख रहा है बच्चों, थोड़ा पेन का निब पतला कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि पॉरीफेरा एंड निडेरिया। ठीक है, सो पॉरीफेरा और निडेरिया बहुत ही सिंपल टाइप का सर्कुलेशन शो करते हैं, इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है बच्चों। ठीक है, सो सर्कुलेट वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी। अपने बॉडी के थ्रू ये लोग क्या करते हैं बच्चों, ये लोग है ना पानी को सर्कुलेट कराते हैं, जिसके कारण बच्चों इनके सारे न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन के नीड यही सिंपल से पानी के सर्कुलेशन से पूरा हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चों कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ना यूजुअली कुछ स्पेशलाइज्ड फ्लूइड होते हैं जो ये सर्कुलेशन का काम करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ह्यूमंस और ज्यादातर हायर एनिमल्स के पास जो स्पेशलाइज्ड फ्लूइड है जो सर्कुलेशन का ही काम करता है, उसका नाम है बच्चों ब्लड। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं बच्चों कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं बच्चों, स्पेशलाइज्ड सर्कुलेटरी फ्लूइड प्रेजेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन चीजों का करने के लिए बच्चों कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के पास एक स्पेशलाइज सिस्टम ही होता है बच्चों, जो कि स्पेशलाइज फ्लूइड ही होता है बच्चों, जो कि दो प्रकार के हो सकते हैं। जो सबसे पहला प्रकार का स्पेशलाइज फ्लूइड है बच्चों, उसी को हम लोग बुलाते हैं ब्लड। क्या बुलाते हैं बच्चों, ब्लड। ह्यूमंस के साथ साथ ज्यादातर हायर एनिमल्स में बच्चों ब्लड नाम का सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है, बहुत ही न्यूट्रिशियस न्यूट्रिटिव फ्लूइड होता है बच्चों, जो कि बहुत सारे अलग अलग काम करता है हमारे बॉडी के लिए, जिनमें से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, कचरा को उठा के बाहर फेंकना, न्यूट्रिएंट्स को इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करना, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना, ऐसे बहुत सारे रोल निभाता है बच्चों हमारा ब्लड। ठीक है, सो ब्लड क्या करता है बच्चों, ब्लड इट इज अ विस्कस fluid which is the main circulatory fluid ज्यादातर जानवरों में, circulatory fluid in most animals including human। हमारे साथ साथ ज्यादातर जानवरों में ब्लड मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है। अब बच्चों ब्लड का, मैंने तो यहां पे विस्कस लिख दिया है, लेकिन बच्चों ब्लड का फ्लूइडिटी और प्रॉपर्टी जानवर टू जानवर वेरी कर सकता है बच्चों। अलग अलग जानवरों में इनका नाम अलग अलग होता है। जैसे कॉकरोच में हम लोग ब्लड को ब्लड नहीं बुलाते हैं, हम लोग इसको हीमोलिम्फ बुलाते हैं बच्चों।
सो अलग अलग जानवरों में बहुत सारे अलग अलग रोल्स होते हैं बच्चों, अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी होते हैं, लेकिन ये मेजरली इसका काम होता है कि इट एक्ट्स लाइक अ सर्कुलेटरी फ्लूइड। अगर मैं बात करूं बच्चों ह्यूमन ब्लड की, ठीक है, अगर मैं ब्लड ऑफ ह्यूमंस और ब्लड ऑफ मैमल्स की बात करूं, तो ब्लड ऑफ ह्यूमंस और ब्लड ऑफ मैमल्स जो है मेजरली दो कंपोनेंट्स में बांटे जा सकते हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा। ठीक है, क्या बुलाते हैं बच्चों? पहले कंपोनेंट को हम लोग प्लाज्मा बुलाते हैं। प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 55% ऑफ द ब्लड। कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है? तकरीबन 55% ऑफ आवर ब्लड को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा कंपोनेंट है बच्चों, उसको फॉर्म्ड एलिमेंट्स बुलाते हैं, अर्थात हमारे ब्लड एक टिश्यू है। टिश्यू में मैट्रिक्स के साथ साथ सेल्स भी होते हैं, इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस के साथ सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये इनका मैट्रिक्स है, इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस है, और इनके सेल्यूलर पार्ट्स को अपन लोग बुलाते हैं बच्चों फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो कि तकरीबन 45% के आसपास होता है। ठीक है, अब बच्चों इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने से पहले मैं यह भी बताना चाहता हूं बच्चों कि बहुत सारे हायर एनिमल्स के पास और एक टाइप का सर्कुलेटरी फ्लूइड भी होता है बच्चों, जिसका नाम है लिम्फ। ठीक है, लिम्फ इज अनदर स्पेशलाइज्ड सर्क्यूलेटरी फ्लूइड, ठीक है, प्रेजेंट इन हायर एनिमल्स। ये और एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है बच्चों, इट इज प्रेजेंट इन हायर एनिमल्स। इनका क्या रोल है, क्यों रोल है, ये सब आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा बच्चों। आज के ही सेशन का आखिरी टॉपिक लिम्फ के ऊपर चर्चा करना है बच्चों। ठीक है, और याद रखना ब्लड और इसमें सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि लिम्फ कलरलेस होता है, जबकि यूजुअली ब्लड का कोई ना कोई कलर होता है। अगेन यूजुअली बोला, कॉकरोच में ब्लड का कोई कलर नहीं होता है, इसलिए उनको हीमोलिम्फ बुलाते हैं बच्चों। तो वहां पे देखा जाए तो बच्चों ब्लड के जगह ज्यादा उनका सर्कुलेटरी फ्लूइड लिम्फ वाली प्रॉपर्टी दिखाते हैं, इसलिए उसको हीमोलिम्फ बुलाते हैं। ठीक है, चलिए अब बच्चों आ जाते हैं दोबारा ब्लड में। ब्लड के दो कंपोनेंट्स बताए थे, 55% के आसपास प्लाज्मा है और 45% के आसपास फॉर्म्ड एलिमेंट्स है बच्चों। ठीक है, प्लाज्मा इनका मेन मैट्रिक्स है। ब्लड क्या हो गया बच्चों? ब्लड हमारा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हो गया। हर एक अच्छे कनेक्टिव टिश्यू के पास सेल के साथ साथ मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होता है, और हमारे ब्लड का मैट्रिक्स क्या है बच्चों? हमारे ब्लड का मैट्रिक्स है ये प्लाज्मा। ठीक है, तो बच्चों ये प्लाज्मा होता क्या है, चलो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड, स्ट्रॉ कलर्ड एंड विस्कस फ्लूइड। कैसा है बच्चों? ये स्ट्रॉ कलर्ड है और बहुत ज्यादा विस्कस फ्लूइड है। विस्कस का मतलब गाढ़ा होता है बच्चों, चिपचिपा भी होता है। ठीक है, जितना ज्यादा विस्कस उतना जेली लाइक फीचर आना स्टार्ट हो जाएगा। जितना कम विस्कस उतना फ्लोइंग टेंडेंसी रहेगा, जितना ज्यादा विस्कस उतना वो कम बहेगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों जेली बहुत ज्यादा विस्कस होते हैं, ऑन द अदर हैंड वाटर बिल्कुल विस्कस नहीं होता है। ठीक है, तो ब्लड बच्चों पानी जितना तेज नहीं बहता है और थोड़ा चिपचिपा भी होता है, इस प्रॉपर्टी को अपन लोग विस्कस होना बोलते हैं। ठीक है, अगर बच्चों मैं प्लाज्मा की कंपोजिशन की बात करूं तो प्लाज्मा के भी कंपोजिशन को हम लोग बहुत अलग अलग फैक्टर्स में या बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हम लोग देख पाएंगे अगर अपन लोग प्लाज्मा का फर्दर कंपोजिशन देखेंगे तो। ठीक है, सो कंपोज्ड ऑफ, चलिए खुद ही देख लेते हैं बच्चों ये लोग क्या क्या चीजों से कंपोज्ड होते हैं या क्या क्या चीजें इनमें प्रेजेंट रहेगा। लेट अस टेक अ लुक। ठीक है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो बच्चों 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा पानी से बना है बच्चों। 90 to 92% किससे बना है बच्चों? पानी से बना है। ठीक है,
6 से 8% के आसपास प्रोटीन होता है। 6 से 8% के आसपास क्या है बच्चों? प्रोटीन है। ठीक है, अब ये प्रोटीन के भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, ऑस्मोलैरिटी को संभालने के लिए, मतलब हमारे ब्लड के नमक और पानी के बैलेंस को बनाए रखने के लिए, सॉल्यूशन का ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए यहां पे एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है बच्चों एल्ब्यूमिन, जिसको प्यार से हम लोग सीरम एल्ब्यूमिन भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों? अपन लोग इसको सीरम एल्ब्यूमिन भी बुलाते हैं। ये क्या संभालता है बच्चों? ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड को मेंटेन करता है। ठीक है, जो सेकेंड, और बच्चों एल्ब्यूमिन के कारण ही विस्कस प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड भी होता है बच्चों। एल्ब्यूमिन ना एग व्हाइट में भी प्रेजेंट होता है, तो एग व्हाइट देखना कैसे चिपचिप सब्सटेंस होता है बच्चों, वैसे ही ब्लड भी थोड़ा चिपचिप और विस्कस ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन के कारण नहीं होता है। एल्ब्यूमिन के अलावा अगला प्रोटीन जो है बच्चों, उसका नाम है ग्लोब्यूलिन। ठीक है, ये बच्चों हमारे डिफेंस एक्शन में काम आता है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के ग्लोब्यूलिन होते हैं बच्चों, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, यहां पे अपन लोग मेजरली बात कर रहे हैं इम्यूनोग्लोबुलिन की, जो कि एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जिसको हम लोग प्यार से एंटीबॉडीज भी बुलाते हैं। आपने सुना होगा बच्चों, कोविड के टाइम से तो सब लोग गुजर ही चुके हैं। कोविड के टाइम से तो बच्चों ये शब्द बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, जिसका नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको हम लोग प्यार से एंटीबॉडीज भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों? एंटीबॉडीज भी बुलाते हैं। सो ग्लोबुलिन का मेन काम क्या हो गया बच्चों? ग्लोबुलिन का मेन काम हो गया कि एक डिफेंस प्रॉपर्टी देता है, अर्थात हमारे बॉडी को इंफेक्शन वगैरह से लड़ने में यही वो मेन प्रोटीन है जो मदद करने वाला है बच्चों। ठीक है, ग्लोबुलिन के अलावा और एक प्रोटीन है बच्चों जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन। ठीक है, क्या नाम है बच्चों? फाइब्रिनोजेन है। फाइब्रिनोजेन ना ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है बच्चों, खून को जमने में मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों बहुत सारे मिनरल्स भी हैं हमारे पास, मिनरल आयंस भी है। जैसे कि क्या क्या मिनरल आयन है देख लेते हैं एक बार। सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, HCO3 माइनस आयंस भी है बच्चों, दैट इज बाइकार्बोनेट आयंस भी प्रेजेंट है, और साथ ही साथ क्लोरीन आयंस भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे बच्चों? ये सारे मिनरल भी हो जाएंगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी गैसेस है बच्चों, रेस्पिरेटरी गैसेस भी डिसॉल्व हो सकते हैं हमारे प्लाज्मा में, जैसे कि O2 और CO2। O2 पानी में घुल जाता है और CO2 बाइकार्बोनेट आयन के तौर पे भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। न्यूट्रिएंट्स है बच्चों हमारे पास। न्यूट्रिएंट्स कौन से हो गए बच्चों? न्यूट्रिएंट्स हो गए जैसे कि ग्लूकोस, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो सारे हैं ना बच्चों, ये सारे जो कंपोनेंट्स है ये न्यूट्रिएंट्स हो गए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लाज्मा में बच्चों बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं कि अपने को अगर चोट वोट लग गया और खून बहना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, हमारा ब्लड का लॉस, हेमोरेज होना स्टार्ट हो जाए बच्चों, खून के एक्सेसिव लॉस के कारण हमारी डेथ भी हो सकती है, हमारे ऑर्गन सिवियरली डैमेज हो सकते हैं, और हमारे बॉडी पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी हो सकता है बच्चों। जैसे ब्रेन को कम खून मिले तो पैरालिसिस भी हो सकता है। हमारी जान तो बच जाएगी, इधर अपनी जान जा सकती है, इधर कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स अपने बॉडी के ऊपर दिख सकते हैं। जिस रीजन के कारण बच्चों जैसे ही चोट लगे, जैसे ही ब्लड वेसल के बाहर निकलना स्टार्ट करे, हम इमीडिएटली एक रिएक्शन करते हैं जिसका नाम है क्लॉटिंग रिएक्शन, या अपन लोग क्लॉटिंग कैस्केड भी बुलाते हैं बच्चों, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। इस रिएक्शन के कारण जो खून है, जो लिक्विड है, जो फ्लो हो सकता है, उसको हम लोग एक सेमी सॉलिड या काइंड ऑफ सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट करके एट द साइट ऑफ इंजरी खून के बहाव को रोक देते हैं। ठीक है,
अब ये क्लॉट करने के लिए बहुत सारे हमें फैक्टर्स और प्रोटीन लगते हैं, लेकिन बच्चों हमारे ब्लड वेसल के अंदर ही अगर इन्होंने काम कर दिया तो बच्चों बहते बहते खून रुक जाएगा। जब अपने को चोट ही नहीं लगा है बच्चों और अपने बॉडी के अंदर खून बह रहा है नॉर्मली, तब मैंने उसको रोक दिया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। ये तभी काम आने चाहिए बच्चों जब हमें चोट लग जाए या ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो। तो इसीलिए बच्चों नॉर्मली ये जो सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे प्लाज्मा में, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जब फाइनली हमें चोट वोट लगता है बच्चों, तब जाके ये एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, सो याद रखना बच्चों, ये फिलहाल कौन से फॉर्म में है? इनएक्टिव फॉर्म में। कौन से फॉर्म में है बच्चों? इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, ऑलराइट। अब बच्चों जो ऐसा एक प्लाज्मा है, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, अगर बच्चों मैं प्लाज्मा से सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दूं तो उसको हम लोग बुलाते हैं बच्चों सीरम। क्या बुलाते हैं बच्चों अपन लोग? सीरम। सीरम इज द नेम ऑफ प्लाज्मा जिसमें से सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स को आपने हटा दिया। बच्चों सीरम में एंटीबॉडीज वगैरह हो सकता है, होता है। ठीक है, तो बच्चों अगर मेरे को किसी और पेशेंट को, समझ लो बच्चों मैं किसी डिजीज से इम्यून हूं और मेरे बॉडी के अंदर उसके एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, आप वो डिजीज से इम्यून नहीं हो लेकिन ऐसा शक है कि आपको डिजीज हो गया है, तो इमीडिएटली आपकी मदद करने के लिए मेरे बॉडी के बने बनाए एंटीबॉडीज को आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जा सकता है। ये करने के लिए हम लोग सेरम इंजेक्ट करते हैं। मेरे ब्लड को निकालेंगे, उसमें से प्लाज्मा अलग करेंगे, प्लाज्मा से भी बच्चों क्लॉटिंग फैक्टर्स को अलग करके बचे हुए पार्ट को सीरम बुलाते हैं, जो आपके अंदर चढ़ाया जा सकता है। ये क्लॉटिंग फैक्टर को हटाने का मेन रीजन ये होता है बच्चों, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर हमारे लिए स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, जिसके कारण एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं बच्चों। इस रीजन के कारण सेफर साइड के लिए अपन लोग क्लॉटिंग फैक्टर को हटा देते हैं। साथ ही साथ बच्चों अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स रहे तो प्लाज्मा विथ क्लॉटिंग फैक्टर कभी ना कभी जाके बच्चों क्लॉट हो जाएगा, तो फिर उसको अपन इंजेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्लॉटिंग फैक्टर हटाने पे ये लिक्विड फॉर्म में लंबे समय तक रहता है, जिसके कारण इनको स्टोर करना हमारे लिए आसान होता है। तो ये दो रीजन के कारण बच्चों हम लोग प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर अलग करके सीरम बना लेते हैं। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें बच्चों तो इसके बारे में थोड़े अपन लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। बट वी हैव थ्री मेजर टाइप्स ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तीन मेजर टाइप के फॉर्म्ड एलिमेंट है। पहले वाले का नाम है आरबीसी, दूसरे वाले का नाम है डब्ल्यूबीसी, और तीसरे वाले का नाम है बच्चों प्लेटलेट्स। तीसरे वाले का क्या नाम है बच्चों? प्लेटलेट्स। ऑलराइट, सो ये हो गया बच्चों हमारा थोड़ा इंट्रोडक्शन, एंड थोड़ा अपन ने प्लाज्मा और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग अपने थोड़े फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, सो लेट अस मूव अहेड एंड टेक अ लुक एट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो हमारे ब्लड में होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स थोड़ा अलग अलग से देखेंगे बच्चों हम लोग। ठीक है, ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, सो ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स में पहले बच्चों अपन लोग आरबीसी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला बच्चों 55% ऑफ आवर ब्लड इज मेड अप ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, किससे बना है बच्चों? 55% ऑफ आवर ब्लड, 55% ऑफ आवर ब्लड इज मेड अप ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ना बच्चों, दीज आर नथिंग बट दी सेल्यूलर कंपोनेंट्स ऑफ आवर ब्लड। मतलब जो सेल वाला पार्ट होता है हमारे ब्लड का, उसी से बनता है बच्चों हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, क्या हो गए बच्चों? ये लोग सेल्यूलर कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, सो दीज आर दी सेल्यूलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ठीक है बच्चों, मैं सबसे पहले सेल्यूलर कंपोनेंट के बारे में बात करना चाहता हूं। ठीक है, अरे ये क्या गिर गया? ठीक है, चलिए सबसे पहले सेल्यूलर कंपोनेंट के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। द फर्स्ट सेल्यूलर कंपोनेंट इज कॉल्ड एज द एरिथ्रोसाइट। ठीक है, एरिथ्रोसाइट को ना बच्चों प्यार से हम लोग रेड ब्लड सेल्स भी बुलाते हैं, क्योंकि ये रेड कलर के अपीयर होते हैं, और इन्हीं के कलर के कारण बच्चों हमारे ब्लड का कलर भी रेड अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। और बच्चों क्योंकि हमारा ब्लड रेड अपीयर हो रहा है, ये जाहिर सी बात है बच्चों कि हमारे ब्लड में
जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कंपोनेंट है वो हमारा एरिथ्रोसाइट ही है, ठीक है। इट इज द मोस्ट अबेंडेंट सेल्यूलर कंपोनेंट, ठीक है। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सेल्यूलर कंपोनेंट है बच्चों ये, ठीक है। मोस्ट अबेंडेंट है। कितना अबेंडेंट है ये भी हम लोग देख लेते हैं बच्चों। 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी होते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में, ठीक है। एक क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में कितना होता है बच्चों? 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट होते हैं, ये याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा कि 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी होते हैं हमारे एक क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में, ठीक है। इसके अलावा बच्चों ये होते हैं ए न्यूक्लिएटेड, इनके पास न्यूक्लिएटेड नहीं, न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लिएटेड एंड बाई कॉनकेव इन शेप, ठीक है। शेप में ना थोड़े बाई कॉनकेव से होता है बच्चों, ठीक है। अर्थात बच्चों आप लोग किसी आरबीसी को अगर कभी थोड़ा साइड से देखोगे तो आरबीसी बच्चों ऐसे डबल डंबल शेप का होता है, ठीक है। कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों। तो इसके ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों सरफेस ऐसे अंदर केव की तरह दबे हुए होते हैं। तो कैसा शेप हो गया बच्चों? ये शेप हो गया है हमारा बाई कॉनकेव शेप। एक कॉनकेव सरफेस यहां पे, एक कॉनकेव सरफेस यहां पे, तो ये कैसा शेप हो जाएगा बच्चों? बाई कॉनकेव शेप हो जाएगा, ठीक है। सो ए न्यूक्लिएटेड है और बाई कॉनकेव शेप का है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आरबीसी हमारे बॉडी में बनते कहां है? एज अ अडल्ट ह्यूमन हमारे बॉडी के बोन्स के अंदर बच्चों, हमारे जो लंबे लंबे बोन्स होते हैं ना, उनके अंदर एक खोखला कैविटी होता है और वो खोखले कैविटीज जो बोन के एंड्स में होते हैं वहां पे एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जिसका नाम होता है रेड बोन मैरो। तो हमारे आरबीसीज इन्हीं रेड बोन मैरो से बनते हैं, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन अडल्ट्स कहां पे होता है बच्चों? ये होता है रेड बोन मैरो में। कहां पे होता है बच्चों? रेड बोन मैरो के अंदर होता है, ठीक है। सो एक बच्चों बोन मैरो, जैसे कि मैंने बोला बच्चों, एक छोटा सा कैविटी होता है हमारे लंबे बोन्स के अंदर, ठीक है। और ये जो कैविटी होता है बच्चों, यहीं पे हमारे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। अब बच्चों ये रेड कलर का सेल रेड इसीलिए दिखता है बच्चों क्योंकि इसके अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। अर्थात ऐसा एक पिगमेंट जो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में, ठीक है। इस कंपोनेंट का, इस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन, विच इज अ प्रोटीन। बच्चों हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग ने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, विच इज द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। और हमने ये भी देखा था बच्चों ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2। हमने एक पूरा ग्राफ पढ़ लिया था बच्चों जिसका नाम था ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो बच्चों इसमें क्या है? इसमें एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ठीक है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम क्या है बच्चों? इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है बच्चों इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट का? हीमोग्लोबिन नाम है बच्चों। ये जो हीमोग्लोबिन है ना बच्चों, ये कितना है हमारे ब्लड में? कितना है? अगर बच्चों हमारे पूरे ब्लड में 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी है पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो होता है 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ऑफ ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है बच्चों? 12 से 16 ग्राम होता है। और इनका मेजर काम क्या हो जाएगा बच्चों? देयर मेजर वर्क इज टू ट्रांसपोर्ट O2 एंड CO2। रेस्पिरेटरी गैसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है बच्चों इनकी मेन जिम्मेदारी, ठीक है।
तो ये है हमारा प्यारा सा बच्चों आरबीसी। आरबीसी बच्चों हमारे बॉडी में कुछ दिनों का ही मेहमान होता है। एक आरबीसी आफ्टर फॉर्मेशन 120 दिन में एवरेज तक जीता है, और फिर बच्चों एक ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है जिसका नाम है स्प्लीन, वहां जाके मर जाता है। ठीक है, इसका रीजन यह है बच्चों की ओल्ड आरबीसी जो होते हैं वो बहुत ही कम फ्लेक्सिबल होते हैं। कम फ्लेक्सिबल होने के कारण बच्चों जब ये लोग स्प्लीन के अंदर जाते हैं ना, स्प्लीन के कैपिलरी बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो जो नए आरबीसी होते हैं बढ़िया फ्लेक्सिबल है बच्चों। यंग लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, यंग आरबीसी फ्लेक्सिबल होता है, बढ़िया स्क्वीज होकर निकल जाते हैं छोटे छोटे कैपिलरी से। तो बच्चों ये जो बुड्ढे बुड्ढे आरबीसी है, जब एक कैपिलरी के थ्रू स्क्वीज होकर निकलने की कोशिश करते हैं, फट जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। ठीक है, सो लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज, ठीक है, डाइज इन स्प्लीन। क्या बोलते हैं बच्चों स्प्लीन को? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों अपन लोग इसको? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बुलाते हैं। ठीक है, सो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी हो जाएगा बच्चों हमारा स्प्लीन। ठीक है, हमारा जो सेकेंड सेल्यूलर कंपोनेंट है बच्चों यहां पे, दिस सेकेंड सेल्यूलर कंपोनेंट इज कॉल्ड एज द ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, हमारे जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं ना बच्चों, ये आरबीसी के कंपैरिजन में बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। ये कलरफुल है तो ये ये कलरफुल है तो ये कलरलेस है, ये ए न्यूक्लिएटेड है तो ये न्यूक्लिएटेड है बच्चों। ठीक है, सो दीज आर कलरलेस एंड न्यूक्लिएटेड सेल्स mainly involved in immune response। ठीक है, अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म हो तो आप डेली दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ एक झगड़े में हो सर्वाइवल के लिए। बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम देख भी नहीं पाते हैं ना बच्चों, वो हमारे बॉडी के अंदर हमारे खाने के थ्रू, द एयर वी ब्रीथ, इसके थ्रू घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे न्यूट्रिएंट्स, हमारे सेल्स को इस्तेमाल करके वो जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जिंदा रहने की कोशिश में हमें नुकसान हो सकता है और हम इसके कारण मर भी सकते हैं। लेकिन बच्चों हमारे पास थैंकफुली अपने खुद का मिलिट्री, अपने खुद के बॉडी का वेरी पर्सनल पुलिस, आर्मी, सब कुछ है बच्चों, जिसको हम लोग इम्यून सिस्टम बुलाते हैं। और हमारे इम्यून सिस्टम के जो मेन पुलिस, मेन आर्मी, मेन मिलिट्री है बच्चों, वो है हमारे ल्यूकोसाइट, जिनको प्यार से हम लोग WBC भी बुलाते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल काउंट ऑफ WBC इन सेल? अब देखो बच्चों, ये जरूरत के हिसाब से बनते हैं। देखो अगर डेली बच्चों आर्मी रस्तों पे घूम रहा है तो अपने को डर लगेगा कि यार क्या हो गया करके। जब तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप लोग बच्चों बहुत ज्यादा सड़कों पे पुलिस देखोगे, कहीं पे पुलिस जमा है तो आपको लगेगा यार कुछ तो गड़बड़ है ना वहां पे। वैसे ही बच्चों नॉर्मली WBC हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि WBC तभी ब्लड में उतरेंगे जब हमारे बॉडी में कोई दिक्कत हो, कोई डिजीज हो, कोई पैथोजन हो। ठीक है, सो नॉर्मल काउंट अगर मैं WBC की बात करूं, ठीक है, नॉर्मल काउंट की मैं बात करूं, सो नॉर्मल काउंट ऑफ WBC होता है 6000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, कितना होता है? 6000 से 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में हमारे ल्यूकोसाइट्स या WBCs प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ब्रॉडली ना बच्चों हम लोग इसको दो कैटेगरी में तोड़ देंगे। The first category is called as granulocyte, और दूसरे कैटेगरी को हम लोग बुलाएंगे बच्चों ए ग्रैन्युलोसाइट। ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट दो प्रकार के WBCs होते हैं बच्चों, इनको मेजरली इन दो प्रकार में तोड़ा जाता है। इनमें फर्क यह है बच्चों कि आप जब ग्रैन्युलोसाइट को माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे
तो इनके साइटोप्लाज्म में से छोटे छोटे चिकन पॉक्स लाइक बहुत सारे दाने दिखेंगे, जिनको अपन लोग ग्रैन्यूल्स बुलाते हैं। जिनको देखने पे, जिनके साइटोप्लाज्म में हमें ग्रैन्यूल्स दिखे वो ग्रैन्युलोसाइट, जिनको देखने पे उनमें ग्रैन्यूल्स ना दिखे वो ए ग्रैन्युलोसाइट। ठीक है, सो इनके साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म कंटेन्स स्पेशल ग्रैन्यूल्स। ठीक है, स्पेशल ग्रैन्यूल्स होते हैं, इनमें लैक्स ग्रैन्यूल्स, इनमें कोई ग्रैन्यूल फैन्यूल नहीं होता है बच्चों। ठीक है, इनके 3 और प्रकार है बच्चों, और ये जो 3 प्रकार है इनका नामकरण किया गया है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डाई जिससे कि हम लोग इन्हें स्टेन कर सकते हैं। अगर बच्चों आप लोग बहुत ही आसानी से इनको न्यूट्रल डाई से स्टेन कर लेते हैं तो इनको हम लोग बुलाते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल सबसे अबेंडेंट है बच्चों, दैट इज 60 to 65% के आसपास पूरे ब्लड में जो WBC मिलता है वो न्यूट्रोफिल होते हैं। ये पेट्रोलिंग है बच्चों, घूमते रहते हैं, कुछ गड़बड़ हुआ तो सबसे पहले यही देखते हैं, तो ये पेट्रोलिंग पुलिस हो गए। तो रास्ते में सबसे ज्यादा अपने को पेट्रोलिंग पुलिस ही मिलेंगे, क्योंकि ये देखते देखते चलते रहते हैं कि कुछ गड़बड़ है क्या, हमें कुछ रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है क्या, हमें आके कुछ सुलझाना है क्या, अगर कुछ बहुत बड़ी बात निकली तो बैकअप बुलाना है क्या। ये सब काम कौन करता है बच्चों? ये सब काम हमारा न्यूट्रोफिल करता है। छोटा सा प्यारा सा फेगोसाइटिक सेल है बच्चों, जो भी दुश्मन आएगा उसको खा लेगा बच्चों, ये फेगोसाइटिक होता है बच्चों ये। ठीक है, जो हमारे पास बच्चों न्यूट्रोफिल होता है ना, उसको अगर आप लोग माइक्रोस्कोप से देखोगे तो बच्चों यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इनके न्यूक्लियस ना बच्चों बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग लोब्स में बटे होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे अलग अलग लोब्स में बटे होते हैं। ठीक है, तो बच्चों इनके पास मल्टी लोब का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, मल्टी लोब का न्यूक्लियस होता है कुछ इस तरह। और हाँ बच्चों, यहां पे भूलिएगा नहीं कि इन सेल्स के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे दाने लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं। तो बच्चों इनका न्यूक्लियस कैसे हो गया है? इनका न्यूक्लियस हो गया है मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। इसीलिए ना बच्चों आप लोग 12th में देखोगे इनको और एक नाम दिया जाता है, ये मैं बाद में आपको 12th में बताऊंगा। इस न्यूक्लियस के कारण ही ना बच्चों इनको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी बुलाते हैं, PMNL। क्या बुलाते हैं बच्चों अपन लोग इनको? PMNL बुलाते हैं। ठीक है, जो दूसरा है बच्चों उसका नाम है बेजोफिल। बेजोफिल जगह जगह बैठा रहता है, इसलिए सर्कुलेशन में सबसे कम है, लीस्ट अबेंडेंट है बच्चों ये। 0.5 to 1% के आसपास ही आपको बेजोफिल मिलेगा, इससे ज्यादा मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ओनली 0.5 to 1% के आसपास ही आपको बेजोफिल्स मिलेंगे आपके सर्कुलेशन में। ये बच्चों इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स संभालते हैं, इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स संभालते हैं। कुछ बच्चों चोट वोट लग जाए, सूजन वूजन देना है तो इनका काम है। तो बच्चों सूजन वूजन देने के लिए ना ये लोग 3 केमिकल रिलीज करते हैं, जिसका नाम है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और साथ ही साथ हिपैरिन। ठीक है, 3 चीजें रिलीज करेंगे बच्चों। ठीक है, इनका जो न्यूक्लियस होता है थोड़ा बड़ा सा होता है, थोड़ा ट्विस्टेड सा अपीयर होता है बच्चों। ठीक है, थोड़ा ट्विस्टेड सा होता है। ठीक है, ऑल राइट। ओके, ऑल राइट, ट्विस्टेड सा होता है और ऐसा मल्टी लोब सा, बाइलोब सा, 2 लोब वाला न्यूक्लियस और ऐसा ट्विस्टेड सा न्यूक्लियस अपीयर होता है बच्चों इनका। ठीक है, आखिरी और सबसे लास्ट ग्रैन्युलोसाइट हो जाएगा बच्चों हमारा इसेनोफिल। इसेनोफिल, ठीक है, इसेनोफिल बच्चों फाइट्स पैरासाइट्स एंड पैथोजन। कोई पैरासाइट वैरासाइट आ गया बच्चों अपने अंदर, कोई प्रोटोजोआन, मलेरिया समान डिजीज हो गया,
तो उनके पैथोजन से लड़ने में, उनके जो कॉजेटिव एजेंट है जिसने वो डिजीज कॉज किया है, उससे लड़ने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ईसनोफिल। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों ये लोग एलर्जिक रिस्पॉन्स को कम भी करते हैं। अगर हमें एलर्जी लाइक कोई रिस्पॉन्स आ रहा है बच्चों, किसी भी चीज से हम लोग ओवर रिएक्ट कर रहा है अपना इम्यून सिस्टम, तो उसको कम करने के लिए भी ईसनोफिल बेचारा मेहनत करता है। ठीक है, ईसनोफिल का जो न्यूक्लियस है ना बच्चों, ये भी बाइलोब्ड है, लेकिन इसके और बेसोफिल के न्यूक्लियस में आप लोग ऐसे फर्क कर सकते हो कि ईसनोफिल का जो न्यूक्लियस होता है ना बच्चों, बिल्कुल हेडफोन समान दिखता है। ठीक है, हेडफोन शेप न्यूक्लियस। ठीक है, कैसा दिखता है बच्चों? हेडफोन लाइक दिखता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा हमारा ईसेनोफिल और उसका न्यूक्लियस। ईसिनोफिल को एसिडोफिल भी बुलाते क्योंकि एसिडिक डाई से स्टेन होता है। बेसोफिल को बेसोफिल इसलिए बुलाते क्योंकि बेसिक डाई, और न्यूट्रोफिल को न्यूट्रोफिल क्योंकि बच्चों न्यूट्रल डाई। ईसिनोफिल भी बच्चों ज्यादा नहीं मिलता है, कम ही मिलता है, 2 से 3% के आसपास मिलता है बच्चों हमारे खून में। ठीक है, 2 to 3%। ए ग्रैन्युलोसाइट की बात करें बच्चों, तो हमारे पास 2 प्रकार के ए ग्रैन्युलोसाइट है। एक का नाम है मोनोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट हमारे ब्लड में 6 से 8% होता है, और न्यूट्रोफिल की तरह ही बच्चों ये लार्ज फेगोसाइट है, बड़े बड़े फेगोसाइटिक सेल है। ठीक है, क्या है बच्चों? ये थोड़े बड़े बड़े जाइगेंटिक फेगोसाइटिक सेल है। इनका जो न्यूक्लियस होता है ना बच्चों, ये किडनी बीन, राजमा समान दिखता है। लेकिन याद रखना बच्चों, सेल के अंदर कोई चिकन पॉक्स लाइक दाने प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, सो नो ग्रैन्यूल बट कैसा न्यूक्लियस होगा बच्चों यहां पे? अ किडनी बीन शेप न्यूक्लियस। किडनी शेप न्यूक्लियस भी बुला सकते हो, थोड़ा सा किडनी समान दिखने वाला न्यूक्लियस है। कोई दाने नहीं है बच्चों क्योंकि ये लोग ए ग्रैन्युलोसाइट है। ये बच्चों ज्यादा इंपॉर्टेंट फेगोसाइट है। जब बड़े बड़े इंफेक्शन होते हैं तो न्यूट्रोफिल उनको संभाल नहीं पाते हैं, उस केस में हमें मोनोसाइट ही चाहिए। तो वेरी मेजर इम्यून सेल है। दूसरा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सेल है हमारे इम्यून का, जिसका नाम है लिम्फोसाइट, जो 20 से 25% हमारे इम्यून का हिस्सा बनता है, इम्यून का सर्कुलेटरी का हिस्सा बनता है। ठीक है, इसके भी 2 टाइप होते हैं बच्चों, 2 टाइप होते हैं इसके भी। एक का नाम है बच्चों बी सेल, जो एंटीबॉडीज बनाता है, और दूसरे का नाम है टी सेल। ठीक है, तो ये बी सेल और टी सेल बच्चों हमारे मेजर अक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनते हैं। बच्चों अक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इम्यून रिस्पॉन्स है। अक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स के कारण ही हम लोग बड़े बड़े डिजीज, बड़े बड़े पैथोजेंस को काफी आसानी से डील कर लेते हैं। प्लस ये मेमोरी भी बनाते हैं बच्चों। ये लोग बदले की आग वाग भी रखते हैं। किसी अगर पैथोजेन से लड़ लिया बच्चों इन्होंने और उसको हरा दिया, तो उसके बारे में याद भी रख लेते हैं। इसलिए काफी सारे डिजीज, फॉर एग्जांपल चिकन पॉक्स, जिंदगी में एक बार हो गया तो जब तक आपका इम्यूनिटी सही है दोबारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लोग याद रख लेते कि वो पोलियो का वायरस, सॉरी चिकन पॉक्स का वायरस था, हमने उससे कैसे लड़ा था, सब याद रख लेते। तो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर इम्यूनिटी। इनके सेल बड़े बड़े होते हैं बच्चों, और एक बड़ा सा गोल सा न्यूक्लियस होता है बच्चों, बिग लार्ज राउंड न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो बड़ा सा लार्ज सा गोल सा न्यूक्लियस है बच्चों, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा, जो ज्यादातर एरिया ऑफ सेल को घेर लेता है। ठीक है, ऑलराइट। तो ये हो जाएंगे बच्चों हमारे डिफरेंट टाइप के WBCs। ठीक है, और RBC का फीचर भी देख लिया बच्चों हम लोगों ने। एक चीज याद रखना बच्चों यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड के और नीट के और आपके स्कूल के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो परसेंटेज अलग अलग मैंने दिए हैं, साथ ही साथ RBC का नंबर वगैरह दिया है बच्चों, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा जो आपके नीट और आपके स्कूल के एग्जाम में बच्चों बहुत हाई चांसेस है कि इनमें से सवाल बनाया जा सकता है। नीट तो बच्चों आपको अलग अलग इनके नाम देके, कॉलम ए में इनके अलग अलग नाम दे देगा बच्चों, कॉलम बी में इनके परसेंटेज दे देगा, और मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन भी बना देगा। तो इनको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे ब्लड का तीसरा कंपोनेंट रह गया है बच्चों,
मैं एक लाइन ड्रॉ करके ऐसा पेज के एंड तक छोड़ देता हूं, उसको अगले पेज में देखते हैं बच्चों अपन लोग, ठीक है। ये अगले पेज तक जो बच्चों लकीर पहुंच रहा है, इट इज नथिंग बट अपना लास्ट कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, सेल्यूलर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, जिसका नाम है बच्चों थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट को प्यार से घर पे बच्चों अपन लोग प्लेटलेट्स भी बुलाते हैं, ठीक है। बच्चों ये जो प्लेटलेट्स है, इनका फॉर्मेशन भी हमारे बोन मैरो में ही होता है, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। डब्ल्यूबीसी में मैंने बताया नहीं, डब्ल्यूबीसी भी बोन मैरो में ही बनते हैं, रेड बोन मैरो में, आरबीसी भी वही बनते हैं और प्लेटलेट्स भी बनते हैं। लेकिन प्लेटलेट्स की कहानी में थोड़ा सा कुछ अलग है बच्चों। बोन मैरो एक बड़े सेल को जन्म देता है जिसका नाम है मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट के फ्रैगमेंट्स टूट टूट के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं जिसको अपन लोग प्लेटलेट्स बुलाते हैं, ठीक है। सो प्लेटलेट्स are fragments are formed as fragments of a special cell from bone marrow called as mega कैरियोसाइट। क्या नाम है बच्चों इस सेल का? मेगा कैरियोसाइट नाम है, ठीक है। अब बच्चों इनका नॉर्मल काउंट देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों नॉर्मल काउंट की, तो ये 1.5 to 3 लाख प्लेटलेट्स होने चाहिए पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड 1.5 लाख के आसपास होने चाहिए टू 3 लाख, ठीक है। ऑल राइट, पर क्यूबिक मिलीमीटर्स ऑफ ब्लड, ठीक है। इनका मेजर रोल रहता है बच्चों कि ये ब्लड को क्लॉट करने में मदद करते हैं, ठीक है। सो प्लेटलेट्स रिलीज वेरियस फैक्टर्स which help in coagulation of blood। दूसरे शब्दों में ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड या फिर ब्लड क्लॉटिंग में बहुत सारे फैक्टर्स रिलीज करते हैं बच्चों, जो कि चोट लगने पे हम लोग बहुत ज्यादा ब्लीड करके खून को गवा ना दे, हम लोग बहुत ज्यादा बच्चों ब्लड लॉस ना कर जाए। इसीलिए बच्चों प्लेटलेट क्या करता है, बहुत सारे फैक्टर्स रिलीज करता है जब हमें चोट वोट लग जाए, ताकि बच्चों हम लोग खून का जो बहाव है उसको रोक पाए। तो ये जो प्रक्रिया है बच्चों, इसी को कोआगुलेशन ऑफ ब्लड या ब्लड क्लॉटिंग बुलाते हैं। उसमें जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है बच्चों वो है हमारा ब्लड प्लेटलेट। ऑलराइट, तो बच्चों ये हो गया है हमारे सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड हम लोग ने पढ़ लिया है, प्लाज्मा का कंपोजिशन देख लिया है, तो ब्लड के बारे में सब कुछ हम लोग ने जान लिया। लेकिन बच्चों अब हम लोगों को ब्लड के कुछ और फीचर समझने हैं। जैसे कि मैं यहां पे ब्लड क्लॉटिंग की बात कर रहा हूं, तो हमें यह भी समझना है कि यह प्रक्रिया होता कैसे है, प्लेटलेट अगर ये करता है तो कैसे करता है, इसमें और क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। और वो देखने से पहले बच्चों आप लोगों ने सुना ही होगा कि ब्लड जो है ये सबसे ज्यादा ट्रांसफ्यूज होने वाला टिश्यू है। अर्थात बच्चों कि अगर आपने कभी ब्लड डोनेट किया, इसका मतलब है कि आपके बॉडी का खून बिल्कुल अभी पॉसिबल है कि किसी और के बॉडी में प्रेजेंट हो। तो बच्चों ब्लड सबसे ज्यादा डोनेट किया जाने वाला, रिसीव करने वाला टिश्यू है। इसीलिए बच्चों ये डोनेट करने से पहले और रिसीव करने से पहले हमें एक चीज देखना और समझना पड़ता है जिसका नाम है ब्लड ग्रुपिंग। तो ब्लड ग्रुपिंग के बारे में हमें देखना है बच्चों अभी नेक्स्ट, और साथ ही साथ हम लोग क्या देखेंगे, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों ब्लड ग्रुपिंग के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों ब्लड को ना बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स को यूज करके अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता है, जिसको मैच करना बहुत जरूरी है इससे पहले कि हम अपना ब्लड किसी और को दे सके, ट्रांसफ्यूज कर सके, ठीक है। सो ब्लड इज मेनली डिवाइडेड इनटू
सो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम्स, ठीक है, सिस्टम्स आर मेजरली ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। कितने टाइप के ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है बच्चों हमारे पास? दो टाइप्स के ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, ठीक है। जो सबसे पहला ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है बच्चों उसको हम लोग बुलाते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। सो सबसे पहला टाइप हम लोग देख लेते हैं जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं बच्चों? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग बुलाते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग बुलाते हैं, ठीक है। अब बच्चों एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में हम लोग ब्लड को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। और ये डिवाइड करने का क्राइटेरिया होता है बच्चों सर्टेन टाइप्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स जो कि हमारे आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बच्चों ग्लाइकोप्रोटीन्स का मतलब क्या है कि ग्लाइकोप्रोटीन स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिएंट केमिकल्स है बच्चों, ठीक है, जिसको हम लोग एंटीजन भी बुलाते हैं, ठीक है। सो इट इज बेस्ड अपॉन दो फैक्टर है बच्चों इसमें। नंबर 1 टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी, प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, सरफेस ऑफ आरबीसी, ठीक है। सो आरबीसी के सरफेस पे दो एंटीजन प्रेजेंट हो सकते हैं बच्चों। सबसे पहले, ठीक है, आरबीसी के सरफेस पे दो एंटीजन प्रेजेंट हो सकते हैं। जो पहला एंटीजन है बच्चों उसका नाम है ए एंटीजन, और जो दूसरा एंटीजन है बच्चों उसका नाम है बी एंटीजन, ठीक है। तो ये जो दो एंटीजन है बच्चों ये आरबीसी के सरफेस पे मिलते हैं। दीज आर स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिनके रहने के कारण हम लोग ब्लड को अलग अलग ग्रुप्स में बांट पाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली बच्चों ये ग्लाइकोप्रोटीन ने ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं बच्चों, ठीक है। सो स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स समान होते हैं बच्चों, इनको अपन लोग एंटीजेंस बुलाते हैं। याद रखना बच्चों एंटीजेंस के बारे में काफी डिटेल में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लेना। लेकिन बच्चों ये एंटीजन प्रेजेंट दो प्रकार के हो सकता है आरबीसी के सरफेस पे, ए वाला हो सकता है या बी वाला हो सकता है। इसके साथ साथ दूसरा क्राइटेरिया क्या है बच्चों कि हमारा बॉडी नेचुरली इन एंटीजेंस के खिलाफ एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। तो बच्चों हमारा ब्लड ग्रुप दो चीजें डिसाइड करेगा, एक हमारे आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन है, दूसरा हमारे प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी है, ठीक है। सो प्रेजेंस ऑफ नेचुरली अकरिंग प्रोटीन called antibodies against the antigen, ठीक है। अब बच्चों यहां पे एक रूल याद रखना, जो एंटीजन हमारे पास नहीं है उस एंटीजन के खिलाफ हमारे पास बच्चों एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेंगे। फॉर एग्जांपल बच्चों अगर मेरे आरबीसी पे ए वाला एंटीजन है तो मेरे पास कौन सा एंटीजन नहीं है? बी वाला एंटीजन नहीं है। तो मेरे ब्लड में आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट रहेगा और प्लाज्मा में बी के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे दो क्राइटेरिया हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। सो द एंटीबॉडीज प्रेजेंट आर अगेंस्ट द एंटीजन एब्सेंट ऑन आरबीसी सरफेस। हमारे पास जो एंटीबॉडी रहेगा वो उस एंटीजन के खिलाफ रहेगा बच्चों जो एंटीजन हमारे आरबीसी पे नहीं है। तो बच्चों बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया हमारे पास एबीओ ग्रुपिंग में 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं बच्चों, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस फॉलोइंग क्राइटेरिया, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया humans 4 major blood group,
मेजर ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट inside the ABO ग्रुपिंग। ठीक है, ABO ग्रुपिंग के अंडर कितने ब्लड ग्रुप्स है बच्चों? 4 ब्लड ग्रुप्स है। अब बच्चों मैं इसको एक टेबल बना के आपको समझाता हूं। ठीक है, हमारे पास क्या क्या ब्लड ग्रुप है पहले वो देख लीजिए बच्चों। दी ब्लड ग्रुप्स विच वी हैव आर ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, क्या क्या है बच्चों हमारे पास? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो इसका एक टेबल बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या बना लेंगे बच्चों हम लोग? एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, अगर मैं स्ट्रेट लाइंस नहीं बना पा रहा हूं तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ठीक है, इनके पास कौन सा एंटीजन है, कौन सा एंटीबॉडी है, किसको डोनेट कर सकते हैं, किससे ले सकते हैं। ठीक है, सो एंटीजन प्रेजेंट, एंटीबॉडी प्रेजेंट, एंटीबॉडी को थोड़ा ज्यादा जगह देते हैं। ठीक है, किसको डोनेट कर सकते हैं और किससे ब्लड ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन में तो हमें वही देखना पड़ता है बच्चों, राइट। तो लेट अस टेक अ लुक अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। अब बच्चों याद रखना कि हमें 4 क्राइटेरिया देखना है। हमें एंटीजन देखना है जो आरबीसी पे है। ठीक है, सो एंटीजन ऑन आरबीसी, एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये लोग किसको डोनेट कर सकते हैं? डोनेट टू एंड रिसीव फ्रॉम। डोनेट किसको कर सकते हैं और किससे रिसीव कर सकते हैं, ये भी देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन जो कि है बच्चों हमारा ए ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप के सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, क्या प्रेजेंट रहेगा बच्चों? ए एंटीजन प्रेजेंट रहेगा ऑन द सरफेस ऑफ ए ब्लड ग्रुप। बी ब्लड ग्रुप के सरफेस पे बी एंटीजन रहेगा बच्चों। ठीक है, सो ए एंटीजन हो गया, बी एंटीजन हो गया। ए बी ब्लड ग्रुप के सरफेस पे दोनों एंटीजन मिलेंगे, ए भी मिलेगा और बी भी मिलेगा। और ओ में बच्चों हमें कोई एंटीजन नहीं मिलेगा, खाली है बच्चों ये आरबीसी, इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है। एंटीबॉडीज की बात करें बच्चों, सो एंटीबॉडी इन दी प्लाज्मा रहेगा बच्चों एंटी बी एंटीबॉडी। क्योंकि बच्चों देखो अगर ए ब्लड ग्रुप वाले के आरबीसी पे ए एंटीजन है तो वो तो ए को पहचानता है, तो वो किसको नहीं पहचानेगा बच्चों? बी को नहीं पहचानेगा, तो वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना देगा। सिमिलरली बच्चों अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है, जो कि एक्चुअली मेरा ब्लड ग्रुप है बच्चों, मेरा ब्लड ग्रुप बी है। ठीक है, तो आपको मेरे प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडीज मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे आरबीसी के ऊपर बच्चों अगर बी एंटीजन है तो मेरा बॉडी ए को पहचानता नहीं है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना के रखा होगा उसने। अगर बच्चों मेरे आरबीसी पे दोनों है, ए भी है बी भी है, तो ये तो दोनों को पहचानता है, दोनों को पहचानता है, तो किसी के खिलाफ एंटीबॉडीज बनेगा ही नहीं। तो बच्चों इस केस में देयर वुड बी नो एंटीबॉडीज प्रेजेंट। ठीक है, और बच्चों ओ वाले पे कोई भी एंटीजन नहीं है, तो वो दोनों को नहीं पहचानता, तो दोनों के खिलाफ एंटीबॉडीज बना देगा। तो यहां पे होगा बच्चों एंटी ए एंटीबॉडी भी और एंटी बी एंटीबॉडी भी, दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अब बच्चों किस किस को डोनेट कर सकते हैं? ए वाला ब्लड ग्रुप जो है ना बच्चों खुद को तो कर ही सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर ए वाला ए को खून देगा तो दोनों के खून में एंटीजन ए प्रेजेंट है, दोनों के खून में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है, तो कुछ मिसमैच नहीं हुआ। बच्चों हम उन्हीं को खून दे सकते हैं। याद रखना बच्चों, खून देने के लिए या फिर हमारे आरबीसी का एंटीबॉडीज एंटीजन मैच होना चाहिए, और बच्चों जिससे आप खून ले रहे हो उनके ब्लड में हमारे एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मेरे आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके ब्लड के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज अगेंस्ट बी प्रेजेंट है। तो आपने अगर मुझे खून दिया
तो आपके ब्लड का एंटीबॉडी मेरे आरबीसी के खिलाफ हमला कर देगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ए वाले ए को तो खून दे ही सकते हैं, ए कैन डोनेट ब्लड टू ए, और बच्चों इनको भी ब्लड दे ही सकते हैं वो लोग, सॉरी ओ को भी ब्लड दे, नहीं ओ को नहीं ब्लड दे सकते, सॉरी ये लोग किस किस को डोनेट कर सकते हैं, ए को, ए जो है बच्चों ए बी को डोनेट कर सकता है, और बी ए को और ए बी को डोनेट कर सकता है, सॉरी ध्यान से सुनना बच्चों, ए बी वाला ए को पहचानता है, ठीक है, ए बी वाला अगर ए को पहचानता है तो हम ए बी को भी ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, ए बी को भी ब्लड दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों इनके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडीज है ही नहीं, एंटीबॉडीज नहीं है तो बच्चों हमला भी नहीं होगा। ठीक है, और रिसीव किससे कर सकते हैं, ए से कर सकते हैं और ओ से कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ओ से क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ओ के ऊपर कोई एंटीजन है ही नहीं, तो मेरे बॉडी में कोई एंटीबॉडी ओ के आरबीसी पे हमला करेगा ही नहीं। सिमिलरली बच्चों बी वाले बी को डोनेट कर सकते हैं और ए भी को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ए बी ए को भी पहचानता है और बी को भी पहचानता है, तो ये दोनों से खून ले सकता है। और रिसीव बी वाले बी से और ओ से कर सकते हैं, क्योंकि ओ के ऊपर कोई एंटीजन है ही नहीं, तो मेरे अंदर ओ ब्लड ग्रुप आएगा तो मैं उसके खिलाफ हमला ही नहीं करूंगा, क्योंकि उसके ऊपर एंटीजन है ही नहीं बच्चों। ए बी जो है बच्चों ये ए को डोनेट नहीं कर सकता है, बी को डोनेट नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ए बी को डोनेट कर सकता है। इसका रीजन क्या है बच्चों, अगर ए बी वाले ने ए को खून दिया तो ए वाला पर्सन ए को तो पहचानता है लेकिन बी को नहीं पहचानता, और ए बी वाले खून में दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, तो बच्चों ए के खिलाफ तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन ये बी के खिलाफ हमला कर देगा। तो मैंने जैसे कि बोला बच्चों ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, अब जिसमें खून चढ़ा रहे हैं उनके प्लाज्मा में इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं होने चाहिए। तो इसी रीजन के कारण बच्चों ब्लड ग्रुप मैच करना बहुत जरूरी होता है। और ये लोग ब्लड किससे रिसीव कर सकते हैं बच्चों, ए से, बी से, ए बी से, ओ से, सबसे रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए बच्चों हम लोग ए बी वालों को बुलाते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्या बुलाते हैं बच्चों, यूनिवर्सल रेसिपिएंट बुलाते हैं। ठीक है, और जो ओ ब्लड ग्रुप है बच्चों वो डोनेट कर सकता है सबको, ए को, बी को, ए बी को और ओ को, लेकिन रिसीव कर सकता है सिर्फ ओ से, क्योंकि ए वाला खून देगा तो इनके पास एंटीबॉडी ए है, बी वाला खून देगा तो इनके पास एंटीबॉडी बी है, ए बी वाला खून देगा दोनों एंटीबॉडी है, तो सिर्फ ओ से खून ले सकते हैं। लेकिन इनके सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, तो इसको भी ब्लड दे सकता है, इसको भी ब्लड दे सकता है, इसको भी ब्लड दे सकता है। इसलिए ओ वालों को हम लोग क्या बुलाएंगे बच्चों, ओ वालों को हम लोग बुलाएंगे यूनिवर्सल डोनर। क्या बुलाएंगे बच्चों हम लोग इनको, यूनिवर्सल डोनर बुलाएंगे। ठीक है, दे कैन डोनेट देयर ब्लड टू एवरीवन। ठीक है, ये लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, सबको ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया बच्चों एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में, ग्रुपिंग के बारे में। आई होप सबको समझ में आओ। सॉरी बच्चों, बीच में मैं खुद ही थोड़ा सा आपको शायद कंफ्यूज कर दिया होगा, तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। अगर समझ लो बच्चों, मुझे आप खून दे रहे हो, तो बच्चों मेरे प्लाज्मा में आपके खून के एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरा बॉडी आपके खून को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया था बच्चों गलती से, इसलिए ध्यान से सुनना। किसी को ब्लड देने से पहले हमें एंटीबॉडी एंटीजन टेस्टिंग करना पड़ता है। मेरे खून में आपके खून के खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपका खून मेरे बॉडी के अंदर आते ही मेरा खून उस पर हमला कर देगा बच्चों, तो उसके कारण दिक्कत हो जाएगी, रिजेक्ट कर देगा बच्चों आपके टिश्यूज को, तो एलर्जी लाइक सिम्टम्स आ सकते हैं। इसलिए खून चढ़ाने से पहले बच्चों हमें क्या करना पड़ता है, हमें एंटीबॉडी एंटीजन ये ब्लड ग्रुपिंग का मैचिंग करना पड़ता है। ठीक है, चलिए बच्चों, और एक ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम बच गया था। ठीक है, इसको हम दूसरे स्लाइड में ले जाते हैं ऐसे एरो के थ्रू। ठीक है, तो जो हम दूसरे स्लाइड में जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं बच्चों, हमारा दूसरा, सॉरी, ठीक है, हमारा जो दूसरा टाइप का ब्लड ग्रुपिंग है बच्चों, उसको हम लोग बुलाते हैं आरएच ग्रुपिंग सिस्टम। ठीक है, कौन सा ग्रुपिंग सिस्टम बुलाएंगे, आरएच ग्रुपिंग सिस्टम।
ठीक है। अब बच्चों ये ग्रुपिंग सिस्टम और एक एंटीजन के प्रेजेंस के ऊपर है जो आरबीसी के सरफेस पे रह सकता है, और ये एंटीजन बहुत सिमिलर है बच्चों एक बंदर में पाए जाने वाले एंटीजन, और वो बंदर का नाम है रीसस मंकी। तो रीसस मंकी के ब्लड पे जो एंटीजन मिलता है ना, वही सेम सिमिलर एंटीजन हमारे ब्लड पे भी मिलता है। इसीलिए बच्चों इस एंटीजन का नाम हमने RH एंटीजन रखा, टेकिंग द नेम RH फ्रॉम द टर्म रीसस मंकी से, क्योंकि ये सिमिलर था। ठीक है। सो आरबीसी कैन हैव another antigen similar to the antigen present in rhesus monkey. Hence this antigen is called as RH एंटीजन। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इसको? RH एंटीजन बुलाएंगे। अब बच्चों ये सब में नहीं होता है, लेकिन 80% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, 80% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन के पास ये RH एंटीजन होता है। सो दी 80% ऑफ पॉपुलेशन जिनके पास RH एंटीजन होता है उनको अपन लोग पॉजिटिव समझते हैं, मतलब RH प्रेजेंट है, RH पॉजिटिव। ठीक है। सो क्या हो जाएगा बच्चों? अबाउट 80% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन have RH antibody, hence इनको हम लोग बुलाएंगे बच्चों, इनको क्या बुलाएंगे बच्चों हम लोग? इनको बुलाएंगे RH पॉजिटिव। ये ब्लड ग्रुप को क्या बुलाएंगे बच्चों? RH पॉजिटिव बुलाएंगे। ठीक है। सो अबाउट 20% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन में ये नहीं होता है। 20% human population do not have RH antigen, इनको हम लोग बुलाएंगे RH नेगेटिव। क्या बुलाएंगे बच्चों इनके ब्लड को? RH नेगेटिव। देखो बच्चों ज्यादातर जनों में ये दोनों ब्लड ग्रुप जो RH वाला है और ABO वाला है उसको साथ मिला के अपन लोग ब्लड ग्रुप को डिफाइन करते हैं। अगर ABO में बच्चों मेरे पास B है तो मेरा ब्लड ग्रुप B हो गया, लेकिन RH में मेरे पास अगर एंटीजन है तो मेरा ब्लड ग्रुप हो गया B पॉजिटिव, और अगर RH नहीं है तो मेरा ब्लड ग्रुप हो गया B नेगेटिव। तो दोनों को मिला के अपन लोग ब्लड ग्रुप्स डिफाइन करते हैं। नेगेटिव वाले पॉजिटिव से खून नहीं ले सकते हैं। ठीक है। सो RH नेगेटिव इंडिविजुअल exposed to RH positive blood will start to produce antibodies against RH। क्या करना स्टार्ट कर देंगे बच्चों ये लोग? एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देंगे RH एंटीजन के खिलाफ। ठीक है। तो बच्चों इसके कारण भी एक इम्यून रिएक्शन हो सकता है, और इम्यून रिएक्शन के कारण फिर से जो नेगेटिव वाले का ब्लड है वो पॉजिटिव वाले ब्लड को रिजेक्ट कर देगा, जिसके कारण बच्चों क्या हो जाएगा? एलर्जी लाइक सिम्टम्स, क्लॉट वॉट फॉर्म हो सकता है बॉडी के अंदर, दिक्कत हो सकता है बच्चों। ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में इसलिए याद रखना बच्चों, खून चढ़ाने से पहले दोनों ब्लड ग्रुपिंग का मैचिंग होना बहुत जरूरी है, रिसिपिएंट और डोनर दोनों का RH और ABO दोनों कंपैटिबल होना चाहिए, तभी खून चढ़ाया जाता है बच्चों, नहीं तो नहीं चढ़ाया जाता है। ठीक है। तो बच्चों RH का मैच होना भी बहुत जरूरी है और ABO का मैच होना भी जरूरी है बच्चों। ABO कम से कम कंपैटिबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बच्चों आप लोग ने A वाले को O का खून चढ़ा दिया चलेगा, लेकिन A नेगेटिव वाले को O पॉजिटिव का खून चढ़ाया तो नहीं चलेगा। A नेगेटिव वाले को आपको O नेगेटिव का ही खून या A नेगेटिव का ही खून चढ़ाना पड़ेगा। तो दोनों फैक्टर्स कंपैटिबल होने चाहिए बच्चों, तब जाके ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है।
अब बच्चों ऐसा इनकम्पैटिबिलिटी की खून मैच नहीं जब करता है, उसके कुछ डिसऑर्डर्स भी है बच्चों, ठीक है। सो RH इनकम्पैटिबिलिटी डिजीज भी होता है बच्चों, जिसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। एक सेकंड है बच्चों, हाँ जी सॉरी, तो क्या नाम था बच्चों इस डिजीज का? इस डिजीज का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। क्या नाम है बच्चों इसका? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस नाम है इस डिसऑर्डर का। अब बच्चों एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस को हीमोलिटिक डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न भी बोला जाता है। अब इसमें होता क्या है, पहले कंडीशंस देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। सो अकर्स इन RH नेगेटिव मदर्स विथ RH पॉजिटिव फीटस, ठीक है। ऐसे मदर्स जो RH पॉजिटिव फीटस के साथ प्रेग्नेंट होते हैं, उनमें ये कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, स्पेशली अर्थात RH नेगेटिव मदर्स को प्रेगनेंसीज में कोई दिक्कत हो सकती है, उनके चाइल्ड को कोई दिक्कत हो सकती है। वो क्या दिक्कत है ये हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों, पहला जो इनका प्रेगनेंसी होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो नो इफेक्ट ऑन फर्स्ट प्रेगनेंसी as mother and fetal blood completely separated by placenta, ठीक है। प्लेसेंटा ने मदर के और फीटस के ब्लड को बिल्कुल अलग अलग रखा है बच्चों, तो कोई चांस नहीं है कि मदर का RH नेगेटिव ब्लड बच्चे के RH पॉजिटिव ब्लड को देख ले, क्योंकि अगर मदर का ब्लड ने RH पॉजिटिव ब्लड देख लिया तो तुरंत क्या बनाना स्टार्ट कर देगा? एंटीबॉडीज। देखो अभी तक मदर के ब्लड ने RH पॉजिटिव खून देखा नहीं है, तो कोई एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है। ये ABO की तरह नहीं है बच्चों की बचपन से एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेंगे। यहां पे एंटीबॉडीज तभी बनेंगे जब हम लोग वो गलत खून देख लेंगे। तो RH नेगेटिव वाले ने RH पॉजिटिव ब्लड को देखने के बाद ही एंटीबॉडीज बनते हैं, तो मदर ने आज तक देखा नहीं है, नहीं देखा है, तो एंटीबॉडीज भी मदर के बॉडी में नहीं है, और ना ही बच्चों अब बनेंगे, क्योंकि ब्लड जो है वो बिल्कुल सेपरेटेड है। लेकिन बर्थ के वक्त क्या होता है बच्चों? चाइल्ड बर्थ के वक्त थोड़ा थोड़ा बच्चे का खून जो प्लेसेंटा में होता है वो मदर के खून के साथ मिक्स हो जाता है। मदर का खून पहली बार RH पॉजिटिव ब्लड देख लेता है और एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सो फीटल and maternal blood mix a bit. Maternal blood mixes during childbirth and mother's body produces anti-RH antibodies, ठीक है। क्या कर देगा बच्चों? एंटी-RH एंटीबॉडीज को वो बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब लेकिन बच्चों जब तक मदर का बॉडी एंटी-RH एंटीबॉडीज बना रहा है तब तक बच्चा तो पैदा हो गया, तो पहले बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अगर बच्चों सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी हुआ, सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी मतलब इसके बाद जो भी प्रेगनेंसी होगा, प्रेगनेंसी एंटीबॉडीज क्रॉस प्लेसेंटा, ये एंटीबॉडीज अब मदर के ब्लड में मस्त घूम रहे हैं, प्लेसेंटा क्रॉस करेंगे बच्चों और बच्चे के RH पॉजिटिव ब्लड पे हमला करना स्टार्ट करेंगे एंड अटैक RH पॉजिटिव फीटल RBC, बच्चे के RH पॉजिटिव RBC के ऊपर हमला करना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों इसके कारण ना बच्चे में कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है। ये अटैक में बच्चे के RBC टूटते जाते हैं, जिसके कारण
अनीमिया होता है, अनीमिया का मतलब बहुत ज्यादा खून की कमी हो जाती है। और साथ ही साथ जो दूसरा सिम्टम देखने को मिलता है बच्चों कि बहुत ज्यादा आरबीसी टूटेंगे तो बिलिरुबिन बिलिवर्डिन नाम का बाय प्रोडक्ट रिलीज होगा, जिसके कारण बच्चों हमारे बॉडी में आज भी अगर बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन बढ़ गए तो हमें जॉन्डिस हो जाएगा। तो जॉन्डिस लाइक सिम्टम्स भी वो बच्चे में देखने को मिलते हैं। और काफी बार बच्चों ये जो कंडीशन है ये वो चाइल्ड के लिए फेटल भी हो सकता है, बच्चे की मौत भी हो सकती है बच्चों इस रीजन के कारण। इसी कंडीशन को बुलाते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि इसको प्रिवेंट किया जाए तो प्रिवेंट करने का तरीका है बच्चों एडमिनिस्टर एंटी आरएच एंटीबॉडीज इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। जब पहले चाइल्ड का डिलीवरी हो रहा है बच्चों तभी हम लोग क्या करते हैं, एंटी आरएच एंटीबॉडीज बाहर से बने बनाए को इंजेक्ट कर देते हैं मदर्स में। तो थोड़ा बहुत जो है ब्लड एक्सपोज हुआ है बच्चों इसको वो एंटीबॉडीज एलिमिनेट कर देगा। मदर का ब्लड बच्चे के ब्लड को देखने से पहले हमने बच्चे के ब्लड वाले वो जो आरएच वाले जो एंटीजेंस है ना उनको उड़ा दिया है। ठीक है, ताकि मदर का बॉडी कभी देखे ही ना, नहीं देखेगा तो एंटीबॉडीज भी नहीं बनेंगे। ठीक है, ये वैसा नहीं होता कि बच्चों का अपन लोग छोटे भाई बड़े भाई खेलते रहते हैं, ठीक है, अपने यंगर सिबलिंग एल्डर सिबलिंग अपने हाथ से कुछ टूट जाता है, कोई वेस्ट बढ़िया कुछ पॉट वॉट टूट जाता है। ठीक है, तो बच्चों टूटा हुआ पॉट मम्मी देखेगी तो दोनों मार खाएंगे, वो मम्मी तो नहीं देखेगी कि छोटे बच्चे ने तोड़ा कि बड़े बच्चे ने तोड़ा, दोनों मार खाएंगे। तो बड़े भाई बहन क्या करते हैं, उसको छुपा के फेंक ही देते हैं। ठीक है, तो मम्मी अगर टूटा हुआ पॉट नहीं देखेगी तो गुस्सा भी नहीं कर सकती। ऐसे ही अगर मम्मी का खून ने आरएच एंटीजन को देखा ही नहीं तो वो एंटीबॉडी बनाएंगे ही नहीं। इसलिए डिलीवरी होते ही जो थोड़ा बहुत बच्चे का खून एक्सपोज हो रहा है उसके एंटीजन को उड़ाने के लिए अपन लोग तुरंत क्या दे देते हैं, एंटी आरएच एंटीबॉडी का एक इंजेक्शन ही दे देते हैं। ठीक है, तो इससे ये जो पूरा बच्चों कंडीशन है इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। सो दैट इज अबाउट द सेकंड ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम और उसका एक डिसऑर्डर जिसका नाम था बच्चों एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस और ग्रुपिंग का नाम था बच्चों हमारा आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। ठीक है, इसी के साथ साथ और एक हमारा पार्ट इस ब्लड वाले टॉपिक का होता है समाप्त। ठीक है, अब हम लोग बच्चों आखिरी सब टॉपिक की ओर बढ़ते हैं ब्लड में जिसका नाम है कोagulation ऑफ ब्लड। ठीक है, सो बच्चों द प्रोसेस by which liquid blood is converted into a solid or semi-solid clot। बच्चों ये जो रेडिश ब्राउन का स्ट्रक्चर चोट वोट लगने पे जो बन जाता है, जो खून है बच्चों जो जम जाता है उसको क्लॉट या कोएगुलम बुलाते हैं। और कोएगुलम इज कॉल्ड एज ब्लड क्लॉटिंग। क्या बुलाएंगे बच्चों, इस प्रक्रिया को हम लोग ब्लड क्लॉटिंग बुलाते हैं। ठीक है, अब ये ब्लड क्लॉटिंग ये कोगुलम बनता कैसे है बच्चों, फॉर्म्ड ड्यू टू नेटवर्क ऑफ फाइबर्स। एक फाइबर का नेटवर्क बन जाता है जिसमें सारे ब्लड के सेल फंस जाते हैं, प्लाज्मा निकल जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है और ये सॉलिड बन जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये कब होना चाहिए, अकर्स। अब बच्चों ऐसे ही बहते हुए खून को तो अपन लोग सॉलिड नहीं करना चाहते, नहीं तो अपने बॉडी में खून बहेगा ही नहीं। तो तभी होना चाहिए बच्चों जब हम लोग को इंजरी या ट्रॉमा हो रहा है, मतलब कुछ चोट वोट लग गया है और एक्सेसिव ब्लड लॉस को बचाने के लिए। ठीक है, अकर्स टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ड्यूरिंग इंजरी और ट्रॉमा। ट्रॉमा का मतलब बच्चों वही बड़ा सा एक्सीडेंट या कुछ बड़े बड़े चोट वोट लग गए बच्चों तो उसको अपन लोग ट्रॉमा बुलाएंगे। ठीक है, अब ये जो फाइबर बनना चाहिए बच्चों कोगुलम बनने के लिए,
इसका एक कंप्लीट मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, ठीक है। सो दिस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस which occurs in the blood in response to injury, ठीक है। इंजरी के रिस्पॉन्स में एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है बच्चों, जिसको अपन लोग क्लॉटिंग मैकेनिज्म बुलाते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो प्रोसेस है यही हम लोग को पढ़ना है। ये प्रोसेस को दो जन ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है। एक बच्चों जो हमारा इंजर्ड टिश्यू है, देखो एंड प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए, हमें एक नेटवर्क ऑफ फाइबर चाहिए। अब ये फाइबर्स और बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे ब्लड में ऑलरेडी इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं। ये प्लाज्मा पढ़ाते वक्त मैंने आप लोग को बताया था। इनको एक्टिवेट करना है बच्चों, यही हमारा क्या होता है, मेन गोल होता है, ठीक है। सो एक्टिवेशन ऑफ दीज प्रोटीन्स इज अवर मेन गोल, ठीक है। ओके, तो बच्चों ये जो सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स है ना, इसी को हमें एक्टिवेट करना है और वही प्रोसेस को अपन लोग क्लॉटिंग मैकेनिज्म बुलाते हैं, ठीक है। तो यहां पे अपन साइड में फिर से मेंशन कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। सो दीज फाइबर्स, दीज क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड फाइबर्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन ब्लड, already present in plasma in inactive state। हमें बस क्या करना है बच्चों, एक्टिवेटेड बाय अ स्पेशल प्रोसेस। ये इनको बस एक्टिवेट करना है बच्चों एक स्पेशल प्रोसेस से, जो चोट वोट लगने पे होने वाला है, ठीक है। तो ये प्रोसेस को ऑफ एक्टिवेशन को स्टार्ट करने के लिए बच्चों हमें कहीं ना कहीं से सिग्नल चाहिए। ये सिग्नल हमें देगा बच्चों या फिर इंजर्ड टिश्यू, या फिर हमें देगा बच्चों प्लेटलेट्स, ठीक है। कौन देगा, इंजर्ड टिश्यू या प्लेटलेट्स देगा, ठीक है। अगर इंजर्ड टिश्यू ने कोई फैक्टर बनाया तो बच्चों इसको हम लोग बुलाते हैं टिश्यू फैक्टर, ठीक है। और प्लेटलेट ने अगर ये फैक्टर बनाया तो बच्चों इसको बुलाते हैं प्लेटलेट फैक्टर। याद रखना बच्चों, ये दोनों में से दोनों ही साथ में काम कर सकते हैं या एक टाइम पे एक जन भी कर सकता है। दोनों में से जिसने इनको एक्टिवेट कर दिया चल जाएगा बच्चों, जो पहले करे उतनी अच्छी बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। दो अलग अलग नहीं है। ये इसने अगर पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो ये पहले रिलीज कर देगा। जो पहले रिलीज करेगा जिससे क्लॉटिंग हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्लॉटिंग से मतलब है, ठीक है। बस दो तरीके हैं, अगर इसने काम नहीं किया तो एक बैकअप है, इसने काम नहीं किया तो ये एक बैकअप है, ठीक है। तो दो तरीके रखे अपन लोग ने बैकअप करने के लिए। इसके बाद बच्चों एक सेट ऑफ रिएक्शन होता है, सेट ऑफ रिएक्शंस। यहां पे भी एक सेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। सो काफी सारे सेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं। इसके कारण ब्लड में एक एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेस, ठीक है। सो फाइनली क्या होगा बच्चों, एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेस, जो हमारे ब्लड में पहले से ही प्रेजेंट होता है। तो ये थ्रोम्बोकाइनेस भाई साहब क्या करते हैं, थ्रोम्बोकाइनेस कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट्स थ्रोम्बिन नाम का एक प्रोटीन है बच्चों जो ब्लड में प्रेजेंट, सॉरी प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक प्रोटीन है बच्चों हमारे ब्लड में, उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं इनटू थ्रोम्बिन। और बच्चों ये कन्वर्जन में थ्रोम्बोकाइनेस के साथ साथ एक आयन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है बच्चों, जो कि है कैल्शियम। इसलिए कैल्शियम की कमी होने से हमें क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो गया है बच्चों, इनटू अनदर फैक्टर विच इज कॉल्ड एज थ्रोम्बिन, ठीक है। थ्रोम्बिन क्या करेगा बच्चों, थ्रोम्बिन और एक काम करेगा, थ्रोम्बिन विल कन्वर्ट, अगेन ब्लड में और एक प्रोटीन है, ये एक सॉल्युबल फाइबर है बच्चों जो अभी फिलहाल घुला हुआ है, फाइबर वाले प्रोटीन नहीं है इसमें, इसका नाम है फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, ठीक है। फाइब्रिनोजेन को ये कन्वर्ट कर देता है बच्चों इनटू
इनसॉल्युबल फाइब्रिन। ठीक है, यही वो क्लॉटिंग फाइबर है जो क्या फॉर्म करेंगे, फाइब्रिन जो है एक नेटवर्क ऑफ फाइबर्स बन जाएंगे बच्चों, जिसपे सेल वेल फंस के जो हमारा कोगुलम है वो बन जाएगा, क्लॉट बन जाएगा। ठीक है, सो यही है फॉर्म्स नेटवर्क ऑफ फाइबर्स विच प्रोड्यूसेस अ स्टेबल क्लॉट। ठीक है, सो एक स्टेबल क्लॉट बनने के लिए हमें फाइनली क्या चाहिए बच्चों, एक फाइब्रिन चाहिए, और ये फाइब्रिन बनने के लिए ही ये पूरा प्रोसेस होता है। तो चोट लगने पे जो टिश्यू इंजर हो गया है या प्लेटलेट जिसने देख लिया कि चोट लग गया है, ये दोनों ये पूरा रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। यहां पे भी बहुत सारे सेट ऑफ रिएक्शन है बच्चों जो अपन लोग इस स्टेज में नहीं पढ़ते हैं, बट देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स जो यहां पे और यहां पे इन्वॉल्व है। दोनों जो अलग अलग फैक्टर जो फाइनली वही काम करते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एक एंजाइम है, उसको एक्टिवेट करते हैं, जो कैल्शियम की मदद से प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। एक बार थ्रोम्बिन बन गया तो वो फाइब्रिनोजेन जो अगेन हमारे ब्लड में ही प्रेजेंट है सॉल्युबल स्टेट में, उसको इनसॉल्युबल फाइब्रिन नाम के एक फाइबर में कन्वर्ट करता है। ये फाइब्रिन का एक पूरा बच्चों जहां पे चोट लगा उसमें एक नेटवर्क बन जाता है फाइबर का, तो बच्चों वहां पे जाके वो फंस जाता है, फंसने के कारण उस पर सेल वेल फंस जाते हैं, तो बच्चों वहां पे एकदम सॉलिड सा क्लॉट बन जाता है, जिसके कारण खून का बहाव बाहर की तरफ नहीं हो पाता है। ठीक है, सो ये हो गया बच्चों द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो इसी के साथ साथ बच्चों हमारा ये जो टॉपिक है ये होता है समाप्त। खून के बारे में बच्चों हम लोगों ने सब कुछ देख लिया है। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग अबाउट ब्लड। तो ये टॉपिक हो चुका है बच्चों समाप्त। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई डाउट्स, कोई डिफिकल्टी, कोई शक, सवाल, संकोच हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दीजिएगा बच्चों। ठीक है, अब हम बच्चों हमारे आज के क्लास के सबसे आखिरी टॉपिक में आते हैं, जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, अब बच्चों सब लोगों ने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में सुना होगा कि हमारे पास ब्लड है, कैपिलरीज है, एक्सेट्रा। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है ये जरूर थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, सो लेट अस टेक अ लुक एट व्हाट आर द लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम समझने से पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड देना जरूरी है कि हमारा जो खून होता है बच्चों, ठीक है, सो ब्लड जो होता है हमारे हार्ट से, ठीक है, देखो खून जो होता है ना बच्चों, अरे सॉरी, ठीक है, हमारे हार्ट से पंप होके हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पंप होके जाता है एक बड़े से ब्लड वेसल में जिसका नाम है एओर्टा। एओर्टा से बहुत सारे अलग अलग बड़े बड़े आर्टरीज निकलते हैं। ठीक है, आर्टरीज फिर बच्चों अलग अलग ऑर्गन के अंदर जाके छोटे छोटे आर्टेरियोल्स बन जाते हैं, और ये आर्टेरियोल्स बहुत ही पतले पतले छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं बच्चों, जिनका नाम है कैपिलरी। क्या नाम है बच्चों? कैपिलरीज। कैपिलरीज के दीवार में बहुत सारे छोटे 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 छेद होते हैं बच्चों, जिसके कारण बच्चों सेल तो नहीं बाहर आ पाते हैं ब्लड के, लेकिन बच्चों इनका लिक्विड कंपोनेंट बाहर आ जाता है, वो है प्लाज्मा। ठीक है, सो प्लाज्मा oozes out of capillaries between cells। ठीक है, सेल्स एंड टिश्यूज। ठीक है, टिश्यूज और सेल्स के बीच में बच्चों ये फ्लूइड जाके फंस जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बच्चों, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक्सचेंज करने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्यूल्स नाम के स्ट्रक्चर में चले जाता है। वेन्यूल से फिर ये वापस चले जाता है बच्चों, ऑर्गन से बाहर निकलता है एज वेन्स। वेन से फिर जाता है वीना कावा नाम के एक बहुत बड़े वेन में, और वीना कावा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को दे देता है, जो लंग्स में उसको फिर पंप करेगा, ऑक्सीजनेट करेगा, और दोबारा ये साइकिल चलते रहेगा। तो बच्चों देखो थोड़ा थोड़ा लिक्विड ब्लड ना कैपिलरी से बाहर आ जाएगा। तो बच्चों अगर ये होते रहा और थोड़ा थोड़ा प्लाज्मा बाहर आते रहा, तो बच्चों ब्लड तो पूरा ही सूख जाएगा, क्योंकि उसका पूरा प्लाज्मा बाहर आ चुका है। तो बच्चों देखो ये फ्लूइड बहुत जरूरी है, ये प्लाज्मा का बाहर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि याद रखना बच्चों
कि ये जो फ्लूइड बाहर आ रहा है इसी को हम लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड बुलाते हैं. दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड. क्या बुलाएंगे बच्चों हम लोग इसी को? इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड बुलाएंगे. ठीक है, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड है बच्चों, तो ब्लड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ब्लड में क्या क्या है बच्चों? ब्लड में है न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, ठीक है, और हमारे टिश्यू के पास क्या क्या है बच्चों? टिश्यू के पास भी बाय प्रोडक्ट्स है गैसेस के, वेस्ट प्रोडक्ट है, कचरा है. तो बच्चों टिश्यू ब्लड से न्यूट्रिएंट्स और गैसेस चाहता है और टिश्यू ये भी चाहता है कि ये जो वेस्ट गैसेस और वेस्ट प्रोडक्ट है ये ब्लड तक चले जाए. तो बच्चों इन दोनों के बीच में एक्सचेंज करने के लिए ही ये टिश्यू फ्लूइड आता है बच्चों. तो ये जो सारे चीजें हैं ब्लड और टिश्यू के बीच में, ये एक्सचेंज होते हैं विया दी टिश्यू फ्लूइड. ठीक है, ये सारे मटेरियल किसके थ्रू एक्सचेंज होंगे बच्चों? टिश्यू फ्लूइड के थ्रू एक्सचेंज होंगे. और टिश्यू फ्लूइड का मिनरल कंपोजिशन प्लाज्मा जैसे ही होता है, क्योंकि वो प्लाज्मा ही है जो बाहर आ गया है बच्चों. ठीक है, सो मिनरल कंपोजिशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड, जिसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बुलाते हैं, इज सिमिलर टू प्लाज्मा. ठीक है, इसलिए बच्चों ये लोग टिश्यू को नरिश करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. लेकिन बच्चों जैसे कि मैंने बोला कि अगर ऐसा खून में से थोड़ा थोड़ा प्लाज्मा बाहर आता गया तो हमारा तो खून सूख जाएगा. ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों. इनका काम होने के बाद देखो पीछे से और टिश्यू फ्लूइड बाहर आ रहा है, तो यहां पे ऑलरेडी जो टिश्यू फ्लूइड जमा है उसको दोबारा मैं सर्कुलेशन में रिटर्न करना चाहता हूं. तो इसके लिए हम लोग एक छोटे छोटे पैसिव सर्कुलेटरी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं. बहुत सारे नेटवर्क ऑफ छोटे छोटे और बड़े बड़े ट्यूब्यूल्स होते हैं जो धीरे धीरे ये फ्लूइड को इकट्ठा करते रहते हैं और दोबारा जाके बड़े बड़े वेन्स में फेंक देते हैं. ठीक है, सो नेटवर्क ऑफ वेसल्स, ठीक है, नेटवर्क ऑफ वेसल्स called as lymphatic capillary collects tissue fluid and returns it back to large veins. एंड रिटर्न्स की जगह बेटर वर्ड रहेगा पोर कर देता है बच्चों ये. ठीक है, एंड पोर्स इट इनटू लार्ज वेन्स. बड़े बड़े वेन में जाके इसको दोबारा क्या कर देता है? पोर कर देता है. ठीक है, वापस जाके डाल देता है. ठीक है, तो इसी को हम लोग इसी को अपन लोग लिम्फेटिक सिस्टम बुलाते हैं. ये जो नेटवर्क ऑफ वेसल है प्लस एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है उसी को अपन लोग लिम्फेटिक सिस्टम बुलाते हैं बच्चों. यहां पे ना बच्चों और एक चीज याद रखना, जब एक बार प्लाज्मा बाहर आया तो उसको टिश्यू फ्लूइड बुलाया. अब ये टिश्यू फ्लूइड जब ये लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर और वेसल्स के अंदर चल जाएगा, इसको अब से हम लोग लिम्फ बुलाएंगे. ठीक है, सो फ्लूइड इनसाइड लिम्फेटिक वेसल इज कॉल्ड एज लिम्फ. इसका कंपोजिशन टिश्यू फ्लूइड समान ही है, लेकिन बच्चों इसमें कंटेन्स लिम्फोसाइट, प्लाज्मा के कंपैरिजन में कंटेन्स मोर लिम्फोसाइट्स एंड फैट्स. ठीक है, तो बच्चों देखो टिश्यू फ्लूइड का कंपोजिशन बिल्कुल प्लाज्मा समान ही है, लिम्फ का भी कंपोजिशन प्लाज्मा समान ही है, बस लेकिन लिम्फ में बच्चों आरबीसी और प्लेटलेट नहीं होते हैं,
लेकिन लिम्फोसाइट ज्यादा होते हैं और फैट ज्यादा होते हैं। तो लिम्फ और ब्लड में यही फर्क है। ब्लड में सारे ही सेल होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनमें ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, फैट्स ही सबसे ज्यादा होता है, सारे सेल नहीं होते हैं एक्सेप्ट फॉर लिम्फोसाइट एंड फ्यू अदर डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा लिम्फ। तो ये फ्लूइड उठाया बच्चों यहां से, छोटे छोटे कैपिलरीज पहले इसको उठाते हैं जिसका नाम होता है लिम्फेटिक कैपिलरी। ठीक है, लिम्फेटिक कैपिलरी फिर जुड़ के बन जाते हैं बच्चों लिम्फेटिक वेसल, जो थोड़े बड़े बड़े और मोटे मोटे होते हैं। अब बच्चों लिम्फेटिक वेसल्स के बीच बीच में लिम्फ को फिल्टर करके अगर कोई बच्चों पैथोजन है या डिजीज कॉजिंग एजेंट तो नहीं है, ये देखने के लिए बच्चों यहां पे एक फिल्टर करने के लिए स्ट्रक्चर्स होते हैं लिम्फ को, जिसका नाम होता है लिम्फेटिक नोड्स या लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड में बहुत सारे इम्यून के सेल भी रहते हैं। तो बच्चों हमारे टिश्यूज के बीच में कोई बैक्टीरिया वायरस बैठा होगा तो वो इस फ्लूइड में भी आ जाएगा, फ्लूइड में आ जाएगा तो यहां पे वो पकड़ा जाएगा बच्चों। तो ऐसा समझ लो पुलिस का एक चेक पॉइंट भी लगा रखा है बच्चों हम लोग ने यहां पे। फिर यहां से चले जाएगा बच्चों ये लिम्फेटिक डक्ट नाम के बहुत बड़े बड़े वेसल्स, और लिम्फेटिक डक्ट इसको दोबारा पोर कर देगा बच्चों इनटू दीस लार्ज वेन्स। तो ऐसा करके बच्चों हम लोगों ने ये रिसाइकल होते रहता है, यहां से थोड़ा प्लाज्मा बाहर आता है, टिश्यूज को न्यूट्रिशन वगैरह देता है, उसको फिर से कलेक्ट कर लेता है और पोर कर देता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो हार्ट में जब खून दोबारा रिटर्न होगा बच्चों तो वो कंप्लीट जितना कंपोजिशन का था उतना ही रहेगा। इमेजिन कर लो अगर 100% ब्लड पंप हो रहा है तो तकरीबन 10% बच्चों बाहर आ गया है, तो 90% जो वापस जा रहा है बच्चों, ऐसा अगर होते रहा तो खून सूख जाएगा। तो 90% जो यहां से निकला है, यहां से फिर से 10% जो इन्होंने प्लाज्मा खोया है उसको यहां पे ऐड कर देते हैं। तो हार्ट की तरफ दोबारा कितना ब्लड जा रहा है बच्चों? 100% ही जा रहा है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सिस्टम, जिसका नाम क्या है बच्चों? लिम्फेटिक सिस्टम। एंड विद दैट वी आर डन विद दिस टॉपिक बच्चों फॉर टुडे, दैट इज अवर लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम भी हो गया है बच्चों समाप्त, ये टॉपिक भी हो गया है समाप्त, और बच्चों खुशखबरी ये क्लास भी हो गया है समाप्त। ठीक है, तो बच्चों ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते पढ़ते थोड़ा डॉक्टर वाली फीलिंग तो आती है बच्चों। तो आज आप लोगों ने बेसिक पैथोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सीखा, क्योंकि बेसिक पैथोलॉजी में हम लोगों को ब्लड एक बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है जिसके बारे में हमें पता रहना चाहिए। कोई भी बीमारी होती है, कुछ भी होती है, उसके डायग्नोसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले ब्लड टेस्ट ही तो करते हैं। तो ब्लड और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम आपके डॉक्टर बनने के जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसीलिए बच्चों आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो, और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी सवाल है, संकोच है, जो भी है बच्चों, उसको जरूर आप लोग कमेंट्स के तौर पे छोड़ दीजिए। आई विल श्योरली गेट टू यू बच्चों। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हमारे सर्कुलेटरी पाथवेज और हमारे दिल के बारे में। ठीक है, सो थोड़ी दिल की बातें करेंगे बच्चों हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए दिस इज वेंकी सर साइनिंग ऑफ।